नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम चर्चा में। मकसद है युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना। इसरो करेगा कार्यक्रम को आयोजित। देश में पहली बार महिला केयर गिवर इकोनॉमी पर श्वेत पत्र तैयार। 19 करोड़ घरेलू महिलाओं को पेड वर्कफोर्स में लाने की तैयारी। इससे होगी जीडीपी में 12 से 14% की वृद्धि। और भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी। रिपोर्ट तैयार की गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा। रिपोर्ट के आंकड़े हैं बेहद डराने वाले। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट 2024। यह कार्यक्रम अप्रैल और मई के दौरान आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के जरिए आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि स्टार्ट 2024 की मेजबानी के संबंध में इसरो भारत के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अनुरोध कर रहा है जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम पेश कर रहे हैं। संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के द्वारा jigyasa.iirs.gov.in/start के माध्यम से EOI के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य मकसद युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर इंट्रोडक्टरी लेवल के टॉपिक्स शामिल होंगे। इनके अलावा इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज पर भी सेशंस लिए जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सभी स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के भाग लेने की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान के तहत भौतिकी और रसायन विज्ञान शामिल है और प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल, अप्लाइड फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स, ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और अन्य संबंधित विषय शामिल हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इन कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं वही इसरो के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे। ध्यान रखिए, छात्र या छात्रा पंजीकरण 8 अप्रैल को उनके लिए खुलेगा और 12 अप्रैल को यह पंजीकरण समाप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा इस प्रयास में महिलाओं के नेतृत्व वाली इकोनॉमी को तैयार करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है। रोड मैप वर्कफोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर बात करता है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर देश में पहली बार एक श्वेत पत्र भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार देश में 47 करोड़ वयस्क महिलाओं में से केवल 20% महिलाएं ही वर्कफोर्स में शामिल हैं और 80% महिलाओं का योगदान अनपेड केयर गिवर के तौर पर है, यानी ये महिलाएं घर में अवैतनिक देखभाल में लगी हुई हैं। ये महिलाएं घर का काम करती हैं लेकिन इनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता। सरकार की कोशिश है कि इन 80% यानी लगभग 37 करोड़ में से 50% महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल किया जाए, यानी 19 करोड़ घरेलू महिलाओं को पेड वर्कफोर्स में लाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार ये करने में कामयाब होती है तो जीडीपी में 12 से 14% तक की वृद्धि हो सकती है। इस श्वेत पत्र को तैयार करने में अग्रणी भूमिका फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर लाने की योजना है। इससे वर्कफोर्स में पेशेवर महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत में अनपेड केयर वर्क कुल जीडीपी का 15% है। इस तरह अगर भारत की जीडीपी का 2% केयर इकोनॉमी पर खर्च हो तो रोजगार के 1.10 करोड़ मौके पैदा होंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 70% जॉब महिलाओं को मिलेगी। चलिए सरकार के इस प्लान पर एक नजर डालते हैं। सरकार के प्लान के मुताबिक मोटे तौर पर केयर सेक्टर को बढ़ावा देना और कंपनियों को सब्सिडी देना शामिल है। इस प्लान में पेड पेरेंटल लीव दी जाएगी।
इससे बच्चों का विकास तो होगा ही, इसके अलावा केयर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करने से महिलाएं पेशेवर करियर पर भी ध्यान दे पाएंगी। आपको बता दें कि भारत का केयर सेक्टर बहुत हद तक आंगनबाड़ी, नर्स, मिडवाइफ पर निर्भर है। फिलहाल इनकी संख्या करीब 42 लाख है। सरकार का प्रयास है कि इसे 50 लाख तक ले जाने की जरूरत है। सरकार के प्लान में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए उच्च क्वालिटी की केयर सुविधा देना भी शामिल है। इससे जीडीपी में 1% से 4% तक योगदान हो सकता है। सरकार केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने से इसके जरिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण बहुत आसान हो सकेगा। सरकार केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि ऑफिस में महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देना अच्छा परिणाम दिखा सकता है। हालांकि यह सब्सिडी टैक्स संबंधी फायदे और चाइल्ड केयर लाभ के तौर पर ही हो सकती है। देखिए, केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। श्वेत पत्र के अनुसार भारत समेत दुनिया भर में 3/4 यानी लगभग 60 करोड़ महिलाएं अनपेड केयर वर्क में लगी हैं। इस वजह से ये अन्य रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। केवल भारत की ही बात करें तो भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 37 करोड़ है। दुनिया में केयर वर्क कुल जीडीपी का 9% है और अगर भारत सरकार की योजना सफल हुई तो भारत में पेड अनपेड महिला केयर गिवर का इकोनॉमी में योगदान 15% तक हो सकता है। साथ ही अगर इन्हें स्किल्ड बनाया गया तो अर्थव्यवस्था में इनका योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर रखने का ट्रेंड है। इसके कारण अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों में 80% तक महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। इस भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उससे अधिक शिक्षा वाले युवाओं के बीच एक समस्या थी और यह समय के साथ कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती गई है। इस रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। आप समझ सकते हैं कि यह रिपोर्ट क्यों चिंता पैदा करने वाली है। देश के कार्यबल में युवाओं की बेरोजगारी, वो भी लगभग 83%, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, भारत में बेरोजगारी की दर वैसे ही अधिक है, इसमें भी युवाओं की स्थिति तो बहुत गंभीर निकलकर सामने आ रही है। पूरे बेरोजगारों में 80% से ज्यादा युवा हैं। युवा मतलब देश का भविष्य। अब अगर यही बेरोजगार रहें तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भारत सरकार ने तो भविष्य में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया है। तो एक सवाल यह है कि क्या 80% से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है? आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह तो बताया गया है कि भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 65.7% है। यानी पढ़ाई लिखाई के बावजूद युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई यह भी नहीं कह सकता है कि जब पढ़ाई नहीं करोगे तो रोजगार कहां से मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि साल 2022 में सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 54.02% से बढ़कर 65.7% हुआ है। आपको बता दें कि साल 2000 में बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 35.2% था। यानी करीब 22 साल में इसमें करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत के शिक्षित युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर किया है। देखिए, रिपोर्ट के ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और भारत कम से कम एक दशक तक अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सालाना 7 से 8 मिलियन युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट एक और फैक्ट की तरफ इशारा करती है। यह बताती है कि पिछले 2 दशकों में युवाओं ने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में उच्च स्तर की शिक्षा भी प्राप्त की। यानी पहले के लोगों की तुलना में ज्यादा लोग उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
युवाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शिक्षित यानी माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर के बेरोजगार युवाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और यह हिस्सेदारी 76.7% तक है। पुरुषों की बेरोजगारी 62.2% है और महिलाओं की 76.7%। इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से युवाओं, खासकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच केंद्रित हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि भारत शिक्षा के स्तर में मजबूत सुधार के साथ अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा ले सकता है। आपको यह भी बता दें कि इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिपोर्ट के आने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराया है और यह संख्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। वहीं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह मानना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा, जब बेरोजगारी जैसी समस्याओं की बात आती है तो समाधान की तुलना में अंदाजा लगाना आसान होता है। आपने कभी ना कभी गोल्ड रश का नाम जरूर सुना होगा। गोल्ड रश का मतलब है गोल्ड यानी सोना को पाने के लिए दौड़ या होड़। जब भी गोल्ड रश का नाम लिया जाता है, कैलिफोर्निया के मशहूर गोल्ड रश का जिक्र होता है। गोल्ड रश कैलिफोर्निया में 1848 और 1855 के बीच की घटना है। यह तब की बात है जब कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी। खजाना हाथ लगने की उम्मीद में सैकड़ों लोग सड़क और समुद्र के रास्ते कैलिफोर्निया पहुंचने लगे। अमेरिका और यूरोप के कोने कोने से पुरुष और स्त्रियां दूसरों से उधार लेकर, अपनी संपत्ति गिरवी रख के या अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके कैलिफोर्निया की यात्रा पर निकल पड़े। गोल्ड रश के कारण 1849 तक कैलिफोर्निया में बाहर से आए लोगों की आबादी 1 लाख तक पहुंच चुकी थी, जो इससे पहले सिर्फ 1000 हुआ करती थी। इस गोल्ड रश से कैलिफोर्निया और यहाँ के लोगों की किस्मत चमक उठी। लेकिन आज हम गोल्ड रश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलिफोर्निया जैसा गोल्ड रश उज्बेकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। कई लोग, जिसमें देशी और विदेशी दोनों शामिल हैं, उज्बेकिस्तान के कई इलाकों में सोने की खोज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि उज्बेकिस्तान ने कुछ साल पहले अपनी एक पॉलिसी को चेंज किया था। उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव कई वर्षों के अलगाव और केंद्रीकरण के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं और उदार बना रहे हैं। उन्होंने 2030 तक सोने का उत्पादन 50% तक बढ़ाने का आदेश दिया है। सोना निकालने का यह अधिकार एक समय राज्य खनन फर्मों के लिए संरक्षित था, लेकिन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को बदला गया। इसका मतलब है कि अब कोई भी सोने की तलाश कर सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पिछले साल देश ने 110.8 टन सोने का उत्पादन किया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर रहा और इसका केंद्रीय बैंक लगभग 25 टन के साथ दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध विक्रेता था। हालांकि पहले स्थान पर कजाकिस्तान है। आइए अब जल्दी से देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डेनियल को यह पुरस्कार व्यावहारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2002 में दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दरअसल हम सब लोग होनी अनहोनी के चलते नुकसान से बचने के लिए बीमा खरीदते हैं, भले ही बीमे का रिटर्न होने वाले नुकसान से कम हो। हमारा यही व्यवहार बताता है कि कैसे भावनाएं और पूर्वाग्रह इकोनॉमिक डिसीजन को प्रभावित करते हैं, जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र का मेन कॉन्सेप्ट है। USAID संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ मिलकर एक वर्चुअल समिट किया। इसकी थीम रही ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट। यानी इस समिट का मोटिव सभी समुदायों और श्रमिकों को हीट वेव से बचाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करना है। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले ये भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे। यह शपथ भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने दिलाई। इसके अतिरिक्त पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि 2 न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति PK मोहंती और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी के साथ 3 सदस्यों यानी DK जैन, अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह ने 26 मार्च 2024 को लोकपाल में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए अपने बोरोइंग प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 14.13 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी लेने का प्लान है, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ रुपए यानी 53.08% डेट सिक्योरिटीज से पहली छमाही में उधार लिया जाएगा। हालांकि इसमें 12,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है। इन बॉन्ड से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जिससे कार्बन एमिशन को कम करने में मदद मिलती हो। इस्लामिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जनरल काउंसिल ने खुलासा किया कि ग्लोबल इस्लामिक फंड मार्केट पिछले एक दशक में 300% से अधिक बढ़ गया है, जो कि 2025 तक $7.7 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने के लिए तैयार है। यहाँ इस खबर को बताने का मोटिव इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल इन्वेस्टमेंट को समझना है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है परमिशन या फिर अनुमति, और इसमें प्रावधान है कि लेन देन में रिबा यानी ब्याज शामिल नहीं हो सकता। निवेश हराम यानी गैर कानूनी संपत्तियों या वस्तुओं जैसे पोर्क उत्पाद, शराब या सैन्य उपकरण आदि में नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो हलाल निवेश एक जायज तरीके से आपकी फेथ के अकॉर्डिंग पैसे और वित्त का प्रबंधन है। आइए अब जल्दी से नजर डालें आज के प्रश्न पर। पहला सवाल है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए स्टार्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसी भी पृष्ठभूमि के छात्र या छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पक्षी प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाती है। यह पक्षी प्रजाति IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना था। केवल एक सही, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। और सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? द लॉर्ड इरविन, द अर्ल ऑफ विलिंगडन, द मार्क्स ऑफ लिनलिथगो, द अर्ल ऑफ रीडिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी लिनलिथगो। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।